नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली भाई, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। बताइए। एक तो मेरे हस्बैंड की नेशनैलिटी 5.5 महीने पहले हमने अप्लाई किया और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। 2 दफा बायोमेट्रिक मांगे थे, दोनों दफा भिजवा दिए हैं। ठीक। तो लाइफ इन द यूके और लेवल B1 भी साथ लगाया, सब कुछ कंप्लीट है, फीस भी जा चुकी है। और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जो 6-7 साल पहले जो लोग ब्रिटिश हुए और इन्होंने ईसोल का टेस्ट लगाया था साथ जी, तो क्या ब्रिटिश लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता ये ईसोल और टोइक में क्या फर्क है, क्योंकि हम लोगों के टाइम नहीं था, ये लाइफ इन द यूके था। राइट। तो ये किसी के भी हाथ से मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि वो लोग अफेक्ट हो सकते हैं जो ब्रिटिश हो चुके हैं 7-8 किस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं जी? ये ईसोल और जो टोइक टेस्ट के जो शोर सुनने को आ रहा है। ओके, चलें मैं बताता हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ पता तो नहीं, मैंने कुछ सुना तो नहीं कि अगर किसी की नेशनैलिटी हो चुकी है और उन्होंने टॉइक करके दिया था ये, तो फिर उनके भी पीछे आ रहे हो या कोई ऐसी बात हो रही हो। मैंने ऐसा कुछ सुना तो नहीं है। लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल देखें, बात क्या है, प्रिंसिपल तो यही है कि अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐसा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जो कि फ्रॉडलेंट था, जैसा टॉइक का अब सामने आ रहा है कि जी बहुत सारे लोगों ने जो टॉइक के टेस्ट किए हुए थे वो एक्चुअल जेन्युइन टेस्ट्स नहीं थे, उन्होंने पैसे दे दिला के कहीं पे कुछ अंदर खाते कोई बात करके तो उस तरह से वो टेस्ट ले लिए थे। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो इन प्रिंसिपल उनके पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं कि जी आपने अपनी एक इमिग्रेशन एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जो कि फ्रॉडलेंट था। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक लीव टू रिमेन एप्लीकेशन में और एक नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन में फ़र्क होता है। लीव टू रिमेन एप्लीकेशन को तो चले हम मानते हैं कि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आता है कि अगर आपने अपनी लीव टू रिमेन हासिल करने के लिए कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट लगाया तो सीधा सीधा उसके ऊपर आपको 320 लग सकता है। लेकिन नेशनैलिटी वाला ज़रा थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, शायद इसलिए अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया कि उन लोगों के पीछे गए हैं कि नहीं। जो दूसरा आपका सवाल था कि जी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन किए हुए 5.5 महीने हो गए हैं, आपने सवाल तो ऐसा सच नहीं पूछा, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ उससे वो ये कि आपने अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट भी लगाया, B1 टेस्ट भी लगाया, आपकी फीस भी जा चुकी है, बायोमेट्रिक्स भी हो चुके हैं, 5.5 महीने भी हो चुके हैं, तो अभी तक जवाब क्यों नहीं आया, कब जवाब आएगा? मैं इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि जी ये टाइम तो लगा रहे हैं। अगर आपका कुछ गलत नहीं है, कहीं पे आप इन ब्रीच नहीं रहे हुए, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, आपका जो टाइम यूके से बाहर गुजारा गया है वो आपका ज़्यादा नहीं गुजारा गया, अगर वो सब कुछ ठीक है तो फिर बेफिक्र रहिए, घबराने वाली कोई बात होनी तो नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से वो आपको रिफ्यूज़ करते हैं फिर आप उसको रिव्यू कीजिएगा कि जी क्यों रिफ्यूज़ किया है। लेकिन अगर सिर्फ आप टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम आजकल लग रहा है होम ऑफिस वाले डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट टाइम्स लगा रहे हैं। काश मैं बता सकूँ कि एग्जैक्टली एक एप्लीकेशन जाएगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा। पहले होता था, हम बता सकते थे, लेकिन अब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, कई दफ़ा 4 महीने में जवाब आया था, कई दफ़ा 8 महीने में भी जवाब नहीं आता। सो आपको मैं ये कहूँगा 5.5 महीने गुजर गए हैं, होपफुली तक कोई ज़्यादा टाइम आपका रह नहीं गया होगा, जल्दी आपको जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हाय, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने अपने कज़न के बारे में बात करनी थी। वो मई 2012 में यूके में आया था, अंडर 18 था जब उसको वीज़ा मिला, लेकिन जब उसने इंडेफिनिटली अप्लाई करना था, उसका लाइफ इन द यूके टेस्ट पास नहीं था, तो उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। ठीक। तो उसके एक्सटेंशन भी मिली थी, बेसिकली उन्होंने कोई लीव भी नहीं ली थी। उन्होंने फर्स्ट ट्राइब्यूनल में भी रिफ्यूज़ हो गया, अपर में भी हो गया, और फिर उसने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लिया। तो अब उसने न्यू एप्लीकेशन बना के, फ्रेश एप्लीकेशन बना के भेजा है होम ऑफिस में, सेट F लगा के। तो उसके डैड जो है वो बीमार है, थोड़े वो बेनिफिट्स वगैरह लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा इसका हाल? ये जो सवाल होता है ना, क्या लगता है क्या होगा इसका हाल, ये बड़ा कहना मुश्किल होता है। लेकिन जो आप सिचुएशन मुझे बता रही हैं कि जी 2012 में वो आए, अंडर 18, मेड दी एप्लीकेशन, एक्सटेंशन मिल गई। अब जो मैं समझ रहा हूँ ये कि वो अब 18 साल से ऊपर हो चुका हुआ है। अब अगर उसने दोबारा अप्लाई किया है किस चीज़ के लिए, अगर इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मेरा ख्याल है इंडेफिनिट लीव के लिए ही अप्लाई कर रहे होंगे, अगर वो सिचुएशन है तो फिर जो भी उनकी लीव पहले कंटिन्यूड हो रही थी उसी के मुताबिक वो सेटलमेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं। आपने जो मुझे बताया वो वाकई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैं आपको एक ज़्यादा रीजनड किस्म का जवाब दे सकूँ इसमें कि हाँ ऐसा होने की ज़्यादा चांसेस हैं या वैसा होने के चांसेस हैं। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, लेकिन होम ऑफिस वाले ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि उनकी जो है डिवोर्स हो गया। वो कहते हैं बेसिकली तलाक बोलते हैं इसको, उर्दू पेपर में भी दिया, लेकिन वो कहते हैं ये फेक है, ये रियल नहीं है।
ओके नहीं, अब जरा डिस्कशन में जा रहे हैं जी। तलाक का बच्चे की एप्लीकेशन के साथ या एक अंडर 18 के बच्चे के साथ क्या ताल्लुक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि सिंपल बात ये है कि जो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके डैड के पास है, लेकिन होम ऑफिस ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो बार बार इसी तरह रिफ्यूज कर देता है कि तुम्हारे डैड के पास तुम्हारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, अगर वो बात है तो फिर वो आपको इसी तरह से रिफ्यूज करेंगे आगे भी, क्योंकि अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पेरेंट के पास है और दोनों पेरेंट्स की डिवोर्स नहीं हुई हुई, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर दोनों पेरेंट्स की डिवोर्स नहीं हुई हुई तो फिर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पेरेंट्स के पास बनती है। और अगर एक के पास स्टेटस है दूसरे के पास नहीं है या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो कह सकते हैं कि जी जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सिर्फ एक ही पेरेंट है तो उसके साथ रहने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन अगर डिवोर्स नहीं हुई हुई और दूसरे पेरेंट के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन स्टेटस नहीं है, तो बच्चा उनके साथ भी रह सकता है। सो ये डिफरेंट चीजें आती हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन आंसर ऑन दिस, वो इसलिए कि आपकी सिचुएशन के अंदर मुझे उन रिफ्यूजल लेटर्स को देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बेहतर जवाब बता सकता हूं। मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा यहाँ पे, आप उसके ऊपर मुझे ईमेल कर दीजिए, आई विल हैव अ लुक और मैं फिर आपको जवाब दे सकता हूँ उसके ऊपर। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, हेलो हेलो सर, मैं अभी बैठा हूं, फायदा उठा लीजिए जी। हेलो हेलो, ये सॉरी, एक सवाल करना था आपने, मैंने एक केरा होम पे केस लगाया था। केरल होम पे केस लगाया था, क्या मतलब जी? वर्क परमिट का किया था जी, तो मैंने उधर तो उसमें आपका टीवी तो नहीं चल रहा हुजूर, टीवी बंद करें प्लीज, बताइए। मेरी वाइफ बीमार थी ना, तो मैंने उसकी लुक आफ्टर का केस लगाया था, केरा अच्छा। बेस। अच्छा, फिर? तो मुझे वर्क परमिशन आ गया है जी, जब मुझे लेटर दिया है वर्क की, तो जो जॉर्पियन केस में लॉ निकला था। आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है भाई? आप टीवी पे सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज मुझसे एक सीधी बात कीजिए ताकि मैं समझ सकूं ना बात। ओह चलो, कॉल ड्रॉप हो गई आपकी, आई एम सो सॉरी जी। आप अगर मुझसे फौरन जवाब पे सवाल पे नहीं आएंगे तो मैं आपको जवाब दे नहीं सकूंगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, हेलो हेलो जी, जी बताइए। आज तो मेरा ख्याल है कुछ हमारी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है? सर आप फोन पे हैं, टीवी के ऊपर हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो प्रोड्यूसर साहब, मेरा ख्याल है आप आज बंद कर दीजिए, मेरा ख्याल है टाइम भी कम रह गया है। सो अभी अगर कॉल्स नहीं मिल रही हैं तो बंद कर देते हैं इसको। अच्छा, अब ले सकता हूं जी। हेलो जी, हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूं। हेलो जी, हेलो जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक बात प्रोड्यूसर साहब, लाइनें मिली हुई हैं, बीच में कोई मसला हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई हुई है, जरा ठीक करें इसको। मुझे पता नहीं किस किस की आवाज आ रही है बीच में। थैंक यू जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जी। मेरी बेटी ये थी, आई थी। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं, बताइए जी, उसकी वो शी वाज बोर्न हियर इन 2010। ओके जी। वो जो है अपने वालदा के साथ रेफ्यूजी स्टेटस में थी, उसको रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट हुआ था 2013 में जी। ठीक है, और वो रेफ्यूजी स्टेटस वैलिड है 2018 में। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि शी विल बी इन 2017 शी विल बी लिविंग हियर फॉर 7 years from 2010 to 2017. Whether can she apply for a naturalization? She's Okay. on the refugee status at the moment. Well, she's got refugee status at the moment. अगर उसको अभी 7 साल हुए हैं यहाँ पे रहते हुए तो सीधा तो नहीं जा सकती जी उसके ऊपर। चले मैं बताता हूँ जी।
जो लॉ कहता है, द इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें समझनी है वो ये है कि अगर किसी को यहाँ पे बच्चे को रहते हुए 7 साल हो जाते हैं तो वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही वो डायरेक्टली डिस्क्रेशनरी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इमिग्रेशन रूल्स की एक शिक को पूरा कर सकते हैं जो ये कहती है कि अगर बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए हैं एंड इट इज़ अनरीजनेबल कि उस बच्चे को यहाँ से निकाला जाए तो फिर उसको यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है। ठीक है, सो उसके अंदर आपको बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है टू शो कि आपका ये स्टेटस बच्चे को जो यहाँ पे जो उसके टाइज डेवलप हो चुके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब आपने बताया इस बच्चे को यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, दैट मीन्स कि उसको 5 इयर्स का रेफ्यूजी स्टेटस मिला है। अब अगर टोटल टाइम आप उसको देख रहे हैं उसको 7 साल हो चुके हैं यहाँ पे और रेफ्यूजी स्टेटस भी चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो अभी किसी भी तरफ जा सकती है। बेहतर यही होगा कि उसके रेफ्यूजी स्टेटस के 5 इयर्स कंप्लीट होने दीजिए, उसकी बेस पे उसको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी। बिकॉज अगर 7 साल की बेसिस पे आप कोशिश करेंगे और स्विच करने की कोशिश करेंगे तो फिर डिस्क्रेशनरी लीव मिलेगी जिसमें वो 10 साल के बाद जाके इंडेफिनिट लीव अप्लाई कर सकेगी। सो मेरा ख्याल है बेहतर यही होगा कि आप उसको अभी रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर रहने दीजिए ताकि उसका यहीं से मामला आगे चलता रहे, उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई इशू वाली बात ना बने। क्योंकि अगर आपने उसको स्विच करने की कोशिश की, एक तो ये कि 7 इयर्स की बेस पे उसको पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता, होम ऑफिस रिफ्यूज करता है, आपको अपीलों में जाना पड़ता है, जुडिशियल रिव्यूज में जाना पड़ता है, जो कुछ भी करना पड़ता है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चले भी जाते हैं, स्विच कर भी लेते हैं दूसरी सिचुएशन के अंदर, तो वहाँ पर भी जाके आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि सिंपली आपका वो 5 इयर्स का टाइम जब तक कंप्लीट नहीं होता तो वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल है बेहतर है कि आप उसको रेफ्यूजी स्टेटस पे अभी रहने दीजिए। ठीक है नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम आज ख़त्म हो रहा है। माज़रत चाहता हूँ जो हमारी थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आई हैं बीच में, मैं कुछ आखिर में सवाल ले नहीं सका था सही तरह से, लेकिन होपफुली हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम ठीक ही चलेगा, सिर्फ आज थोड़ी सी ग्लिच आई है उसमें। एनीवे, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस हफ्ते थर्सडे को बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी और बाकी जैसा मैंने अपील्स के बारे में जिक्र किया था उसको ज़रूर सोचिएगा, उसके ऊपर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, हम लोग हाजिर हैं, इसीलिए हमने एक अपना डेडिकेटेड अपील्स यूनिट बनाया है ताकि उसके अंदर लोगों को हम हेल्प कर सकें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड।